नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदा पीजी पाठशाला चैनल में। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहने वाला है चरक संहिता के इंट्रोडक्शन पर। चरक संहिता के इंट्रोडक्शन पर जैसा कि आप जानते हैं कि चरक संहिता बृहत्त्रयी ग्रंथों में एक है। बृहत्त्रयी ग्रंथों में चरक, सुश्रुत और अष्टांग, ये तीन ग्रंथ जो हैं बृहत्त्रयी में आते हैं और इसमें ही एक पार्ट जो है चरक संहिता है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। चरक संहिता का इंट्रोडक्शन की बात जैसे ही आती है तो चरक संहिता जो है वो 4 लेवल्स पर लिखी गई है। तो ये 4 लेवल्स आते ही आपके माइंड में पैक्ट आना चाहिए, PACD। पी से पुनर्वसु आत्रेय, ए से अग्निवेश, सी से चरक और डी से दृढ़बल। ठीक है। पुनर्वसु आत्रेय जो थे वो चरक संहिता के उपदेष्टा थे। अग्निवेश चरक संहिता के तंत्रकर्ता थे। उपदेष्टा को एक्सपाउंडर कहा जाता है, तंत्रकर्ता को ऑथर। ठीक है। चरक जो थे वो चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता थे, यानी कि रिडैक्टर। और दृढ़बल जो थे वो इसके संपूरक थे, यानी कि सप्लीमेंटेटर। अब अगर हम इन सब के काल की बात करें तो काल के लिए हम याद रखेंगे 1 2 का 4। ठीक है, 1 2 का 4, क्योंकि पुनर्वसु आत्रेय जो थे वो इसके उपदेष्टा थे, जिन्होंने ये बोली थी सबसे पहले, जिनके मुख से उच्चारण हुआ था। और तंत्रकर्ता पहले जो अग्निवेश थे तो इनके स्टूडेंट थे, तो नेचुरली इन दोनों का काल जो है वो सेम होगा। ठीक है, सेम काल होगा। तो 1000 BC और 1000 BC। चरक का काल जो है, आचार्य चरक का काल है 200 BC और दृढ़बल, आचार्य दृढ़बल का काल है 4th सेंचुरी AD। ठीक है। और अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इस काल को उपनिषद काल बोला जाता है। उपनिषद काल, इसे शुंग काल कहा जाता है 200 BC को, और 4th सेंचुरी को गुप्त काल कहा जाता है। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चरक संहिता के स्थान कितने हैं। चरक संहिता के 8 स्थान हैं। 8 स्थान 120 चैप्टर्स, 9295 सूत्र एंड 1950 औषध योग। ठीक है, मैं एक ही जगह पर सब कलेक्टिव लिख रहा हूँ, इसके बाद हम इसे डिटेल में देखेंगे। एंड 12,000 श्लोकास। ठीक है, 12,000 श्लोक, 120 चैप्टर्स, 9295 सूत्र, 1950 औषध योग और 12,000 श्लोक। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। जो स्थान है, सूत्र स्थान, निधान, सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प एंड सिद्धि। ठीक है, ये 8 स्थान आ जाते हैं।
अब इस 8 स्थान में हम कैसे डिवीजन करते हैं इसे कि पहले 5 स्थान जो है वो हमारे आ जाते हैं पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब होता है वॉल्यूम 1 या फर्स्ट हाफ। पूर्व का मतलब है फर्स्ट, है ना, और अर्थ का मतलब हो गया हाफ। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्रंथ इज दीज 5 स्थानास। और नेक्स्ट जो हमारे ये 3 स्थान आ जाते हैं, ये आ जाते हैं उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब हो गया, उत्तर हो गया लेटर, या इसके बाद जो पूर्व, फर्स्ट के बाद सेकंड और हाफ। तो ये आ जाता है हमारा वॉल्यूम 2 में। ठीक है, तो वैसे डिवीज़न है। उसके बाद इसमें हमारे अध्याय, है ना, चैप्टर्स इसमें हमारे कितने हैं वो, और सूत्र कितने हैं, और इन स्थानों के जो पर्याय बताए गए हैं, कुछ कुछ स्थान के कुछ पर्याय इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सूत्र स्थान में हमारे 30 चैप्टर्स हैं, निदान में हमारे 8 हैं, विमान में 8 हैं, शारीर में 8 हैं, है ना, इंद्रिय में हमारे 12 हैं, चिकित्सा में 30 हैं, कल्प और सिद्धि में 12 हैं। ठीक है, तो सूत्रों की बात करें तो सूत्र स्थान में हमारे जो है 1952 सूत्र हैं, निदान में हमारे 247 सूत्र हैं, विमान में हमारे 354 सूत्र हैं, शरीर में 382, इंद्रिय में 378, और सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली चरकस्तु चिकित्सते, है ना, चिकित्सा में चरक श्रेष्ठ है, तो चिकित्सा में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है 4904 सूत्रों का। 378 जो है कल्प स्थान में, और 700 हमारे सिद्धि स्थान में सूत्र हैं। ठीक है, तो टोटल अगर आप इसे देखेंगे तो 9295 सूत्र हो जाते हैं हमारे ये। अगर अब हम पर्यायों की बात करें तो पर्याय जो है सूत्र स्थान को क्या बोला गया है, शिर स्थान बोला गया है ना, शिर स्थान बोला गया है, सबसे पहला स्थान है ना, सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है शिर। और जो अगर संस्कृत कोटेशन की बात करें, आजकल संस्कृत कोटेशन ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो शिर शुभम बोला गया है इसे। ठीक है, शिर शुभम करके पूछा जाता है। तो विमान स्थान के लिए जो है मान स्थान बोला गया है। ठीक है, शारीर स्थान को क्या बोला गया है, आश्रय स्थान। इंद्रिय स्थान में जो है, क्योंकि डिजीज़ का वर्णन ज़्यादा है तो अरिष्टों का वर्णन किया गया है, तो अरिष्ट स्थान बोला जाता है। चिकित्सा स्थान क्योंकि चरक का सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तो उसमें औषध योगों का वर्णन है, इसलिए औषध स्थान बोला जाता है। चिकित्सा जो है चरक की श्रेष्ठ मानी जाती है, तो उसे उत्तम स्थान बोला जाता है। और चिकित्सा जो है एक बड़ी रहस्यमय चीज़ है जो चरक संहिता में बताई गई है ना। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें माइंड लगाना पड़ता है ना, सोचना पड़ता है, इसलिए इसे रहस्य स्थान का भी जो है एक पर्याय दिया गया है। और कल्प स्थान को जो है विकल्प स्थान भी बोला जाता है, या दिव्य स्थान बोला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसके पर्याय हैं कुछ स्थानों के जो हमें पता होने चाहिए। अब हमने जो ऊपर बात करी थी कि 1950 औषध योग होते हैं, वापस हम औषध योगों पर आते हैं। तो 1950 जो औषध योग बताए गए थे, इसमें से जो 1600 योग हैं, 1600 योग आर ओनली मेंशन्ड इन चिकित्सा स्थान। ठीक है, तो इसमें से जो 1600 योग हैं वो खाली चिकित्सा स्थान में ही बताए गए हैं, और रिमेनिंग 350 जो है वो रेस्ट 7 स्थानों में बताए गए हैं, है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है चिकित्सा स्थान के चरक की। इसके बाद हम बात करेंगे चरक संहिता के टीकाओं की। ठीक है, तो चरक संहिता पर जो कुल टीकाएं लिखी गई हैं, कुल टीकाएं जो है 43 हैं। टोटल नंबर ऑफ टीका, टोटल नंबर ऑफ टीका क्या है, 43। इन 43 में से 17 टीका जो है वो संस्कृत हैं, संस्कृत में है, और इन 17 में से भी 6 हैं जो हमारे पास आज उपलब्ध हैं। ठीक है, 17 में से 6 जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो कुछ प्रमुख टीकाएं हैं जो कि पूछी जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी सबसे फर्स्ट टीका जो चरक पर लिखी गई है वो है चरक न्यास। ठीक है, प्रथम टीका करके भी आप इसे लिख लीजिए। किन्होंने लिखी थी? तो भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी थी। भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी थी और 6th सेंचुरी में लिखी थी उन्होंने ये। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड जो आ जाती है वो आती है चरक पंजिका। ठीक है, हम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं तो सेंचुरी वाइज ही देखेंगे। चरक पंजिका जो है वो लिखी थी स्वामी कुमार ने। ठीक है, उन्हें पंजिकाकार भी बोला जाता है और ये उन्होंने लिखी 7th सेंचुरी में। उसके बाद आती है निरंतर पद व्याख्या, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संहिता है, एक टीका है, जो कि जेजट ने लिखी है, आचार्य जेजट ने। बहुत बार पूछा जाता है निरंतर पद व्याख्या, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। तो 9th सेंचुरी में ये लिखा गया है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है न्यास। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है कि चरक न्यास और एक आ जाती है सिर्फ न्यास, है ना। तो न्यास को हमने याद रखना है कि न्यास जो है वो किन्होंने लिखी है? अमृत प्रभ ने। ठीक है, अमृत प्रभ ने लिखी है और अगेन 9th सेंचुरी में ही लिखी है। उसके बाद आती है हमारी परिहार वार्तिक। परिहार वार्तिक लिखी है आषाढ़ वर्मा ने। आषाढ़ वर्मा जी ने लिखी, ये भी 9th सेंचुरी में ही लिखी है। उसके बाद आ जाती है हमारी चरक वार्तिक। ठीक है, परिहार वार्तिक और चरक वार्तिक अगेन जो है कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इनका जो वार्तिक जो है सेम है, तो कन्फ्यूजन होने का चांसेस रहता है। तो इसे याद रखना है आपने। परिहार को आपने आषाढ़, है ना, परिहार आषाढ़, और चरक वार्तिक जो है वो लिखी गई है क्षीर स्वामी दत्त द्वारा। ठीक है, चरक वार्तिक क्षीर स्वामी दत्त, ये भी 9th सेंचुरी में ही है। इसलिए जो कन्फ्यूजन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों का काल भी सेम है ना, दोनों का वार्तिक भी सेम है। तो परिहार और चरक से आपने इसे याद रखना है, क्योंकि चरक ऐसा याद रख लीजिए कि चरक को शीर पसंद है ना, चरक को शीर पसंद है, तो चरक वार्तिक क्षीर स्वामी दत्त द्वारा। ठीक है, वैसे करके याद रख लेंगे। फिर आ जाती है हमारी बृहत तंत्र प्रदीप। बृहत तंत्र प्रदीप, जो कि लिखी गई है नरदत्त द्वारा, और ये आ गई हमारी 10th सेंचुरी में। उसके बाद आ जाती है हमारी चरक चंद्रिका, इम्पोर्टेंट अगेन, है ना, जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है ना। एक तो मैंने ये बताई थी कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जेजट वाली निरंतर पद व्याख्या, है ना, और उसके बाद एक चरक चंद्रिका भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चरक चंद्रिका को भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ये लिखी गई है गयदास द्वारा। ठीक है जी, गयदास द्वारा लिखी गई, 11th सेंचुरी में लिखी गई। और इसमें एक और पॉइंट ये याद रखेंगे कि गयदास, आचार्य गयदास को जो है ना चंद्रिकाकार बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो भी टीका लिखते थे उसे चंद्रिका करके ही नाम देते थे। उन्होंने सुश्रुत चंद्रिका भी लिखी है, चरक चंद्रिका भी लिखी है, इसलिए चंद्रिकाकार बोला जाता है उन्हें। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी चरक भाष्य, श्री कृष्ण वैद्य द्वारा लिखी गई है। ये भी 11th सेंचुरी में ही लिखी गई है। उसके बाद आ जाती है हमारी आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका अगेन इम्पॉर्टेंट है, आचार्य चक्रपाणी दत्त द्वारा लिखी गई है। आचार्य चक्रपाणी द्वारा लिखी गई है 11th सेंचुरी में, इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद दीपिका भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, फिर आ जाता है चरक तत्व प्रदीपिका। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन द्वारा लिखी गई है।
इसे आप बार बार पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। और इसमें से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है चरक संहिता की जो टीकाएँ हैं इन पर। फिर आ जाता है हमारा चरक प्रकाश कौस्तुभ। चरक प्रकाश कौस्तुभ नरसिंह कविराज द्वारा लिखी गई है 17वीं सेंचुरी में। चरक उपस्कार योगेंद्र नाथ सेन द्वारा लिखी गई है। चरक उपस्कार अगेन इम्पॉर्टेंट है, योगेंद्र नाथ सेन द्वारा लिखी गई है। ये 19वीं सेंचुरी में लिखी गई है। उसके बाद आ जाती है हमारी एक जल्प कल्प तरु, जो कि गंगाधर राय ने लिखी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, गंगाधर राय द्वारा लिखी गई है 19वीं सेंचुरी में। ठीक है। जल्प कल्पतरु, जल्प कल्पतरु को कैसे याद रखेंगे? जल्प है ना, जल गया, कोई जल गया तो उसे गंगा का जल चाहिए होगा बुझाने के लिए, है ना, तो जल्प कल्पतरु गंगाधर राय, है ना, वैसे याद रखेंगे। चरक प्रदीपिका, ये लिखी है ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने। ज्योतिष चंद्र सरस्वती द्वारा लिखी गई 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का यहाँ तक हो चुका है चरक का। तो अगर कोई भी डाउट आपको होता है स्टूडेंट्स, तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम इस लेक्चर सीरीज़ को जो है आगे भी बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम नेक्स्ट चलते जाएंगे धीरे धीरे और सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक यू।